नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, सिमड़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया है। सिमड़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। बस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उनके साथ मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, वहां की स्थिति को देखा और वहां जायजा लिया है। तो राहत और बचाव कार्य अभी भी वहां पर चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर के वहां पे उन्होंने जानकारी ली है। स्थिति को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि घटनास्थल पहुंचे जहां पे बस हादसा हुआ और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई और 21 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक भी उनके साथ रहे और आपको बता दें कि कल देर शाम ये हादसा सामने आया। तो इस समय सहयोगी गौरव हमारे साथ सीधे जोड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, क्या जानकारी अभी भी वहां है या हालात का जायजा लेकर वहां से निकल चुके हैं? जी देखिए अभिषेक, मैं बता दूं आपको कि जो घटना स्थल है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निशंक जो है वो खुद मौजूद हैं अभी भी, और हालात का जायजा लिया जा रहा है। जो भी राहत बचाव कार्य में जो टीमें जुटी हुई है उनसे जो है जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि 25 जो है अभी तक डेड बॉडी जो बताई जा रही है, 25 लोगों की मौत इस पूरी घटना में हुई है। जो घायल लोग हैं उनको आसपास के जो अस्पताल हैं उनमें भर्ती कराया गया है। तो मुख्यमंत्री खुद इस पूरे जो राहत बचाव कार्य है उसका जो है जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हर हालत में जो भी लोग हैं घायल उनको सही तरीके से इलाज मिले और जल्दी इस चीज में जो उन्हें सहायता दी जाए, उसको लेकर जो है कार्य किए जा रहे हैं। गौरव, तो फिलहाल वहां की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की स्थिति क्या है? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है? क्या खाई में और लोग हो सकते हैं, ऐसी भी कोई संभावना है? जी देखिए, एसडीआरएफ के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो ये बात तो साफ तौर पे क्लियर कर ली गई थी कि जितने भी वहाँ पे घायल लोग थे उनको जो है कुछ देर पहले निकाल लिया गया था। उसके बाद जितने भी लोग जिनकी डेथ वहाँ पे हो गई है इस घटना में, जो मौत जिनकी हो गई है, उन शवों को बाहर निकालने का काम जो है वो अभी भी जारी है। एसडीआरएफ की टीमें शवों को जो है खाई से बाहर निकाल रही है, क्योंकि ये हादसा जब हुआ था तो काफी देर रात उसमें हो चुकी थी, तो राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से उस वक्त भी नहीं चल पाया। हालांकि रात भर प्रयास जरूर किए गए और अब जो है इस वक्त क्योंकि मौसम भी साफ है तो इस वजह से जो है जल्दी शवों को बाहर निकाला जा रहा है। चलिए ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। तो उत्तराखंड में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोखाल इलाके में करीब 45 से 50 लोगों को ले जा रही एक बस खाई में जा गिरी। इस बस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाकर 21 लोगों को बचाया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कोटद्वार रिखणीखाल बीरोखाल मार्ग पर सिमड़ी के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पूर्वी नयार नदी की घाटी में जा गिरी। हादसा कल देर शाम का बताया जा रहा है। आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घायलों को बाहर निकाला गया। ये एक दुखद घटना है। क्षेत्र में भी लोग काफ़ी दुखी हैं और उसको लेके एक हमारे फोर्स के लोग भी उन लोगों के साथ हैं। सभी लोग मिलकर जो शोक संतप्त परिवार है उनके साथ बैठ के उनके दुख को कम करने की हम लोग कोशिश करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में अब तक 10 पर्वतारोहियों की मौत की खबर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 प्रशिक्षणार्थी यहां एवलांच में फंस गए थे।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेना से मदद मांगी है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इसके बारे में बात की है। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 44 प्रशिक्षु, 8 प्रशिक्षक सहित कुल 58 लोगों का दल 14 सितंबर को एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए निकला था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस मामले में क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखिए, मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो अपडेट फिलहाल ये है कि उत्तरकाशी का जो रेस्क्यू है वो आज दोबारा शुरू कर लिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल जिस तरीके से मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा था रेस्क्यू टीमों का, इसलिए कल शाम को रेस्क्यू रोक दिया गया था। फिलहाल आज सुबह से तकरीबन 6 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। घायल अवस्था में उन्हें जो है उत्तरकाशी लाया गया है और जो आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो है तकरीबन मैं आपको बता दूं तकरीबन 28 से 29 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। और इस सारे मामले पे जो सबसे गंभीर बात यह है कि ना ही निम की तरफ से और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में सही आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है काफी लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। कुछ लोगों को घायल अवस्था में आज रेस्क्यू किया गया है और बाकी क्योंकि मौसम आज खुला हुआ है, तकरीबन 3 हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के इस पूरे रेस्क्यू में अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो गौरव, देखिए, इस मामले में रक्षा मंत्री से भी बात की गई है। पुष्कर सिंह धामी की नजर भी है इस पे, पल पल का अपडेट भी वो ले रहे हैं। वायुसेना के अधिकारी भी अब इसमें जुड़ गए, यानी सेना को शामिल कर लिया गया है। मांग की गई थी कि सेना भी इसमें जुड़े। जी देखिए, मांग कल ही कर ली गई थी वायुसेना की मदद। जाहिर सी बात है कि इस बड़े मामले पे इनको जरूरत पड़ रही थी और आज जो है वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ जो है इस पूरे ऑपरेशन में जुट गई है। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार कल से ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही थी। हालांकि अभी तक जो है किसी भी तरीके का कल के बाद से कोई शव अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ लोग और जो हैं ठीक है गौरव, जल्दी से एक चीज और बता दीजिए कि जो फिगर्स हैं उसको लेकर के क्लियर अभी क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि एक लिस्ट हम देख रहे हैं, एक लिस्ट जारी की गई है, तो 10 लोगों के शव मिले हैं, कुछ घायल हैं, उसके बाद भी एग्जैक्ट फिगर को लेकर के क्यों असमंजस? जी देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये पर्वतारोही जिनकी लिस्ट हमारे पास आई है, लिस्ट हम लोग दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग थे जो जिनको पोर्टर कहा जा सकता है, जो सामान उठाने वाले थे, कुछ और लोग जो सहयोगी लोग थे, उनकी लिस्ट जो है वो अभी तक जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी लिस्ट आई है जो निम के कर्मचारी थे या बोल दीजिए पर्वतारोही थे, प्रशिक्षु पर्वतारोही थे, लेकिन जो उनके सहयोगी लोग थे। चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां रक्षा मंत्री उत्तराखंड में सैनिकों के साथ दशहरा मना रहे हैं। चमोली जिले के माणा गांव में भारत चीन बॉर्डर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ विजयादशमी की पूजा की। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। रक्षा मंत्री बद्रीनाथ भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं चमोली के माणा गांव की, जहां पर शस्त्र पूजन करते नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समय समय पर जब भी फुर्सत मिलती है मैं जवानों के बीच उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए जाता हूं। आज विजयादशमी का पर्व है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा हुई कि क्यों न मैं विजयादशमी का पर्व अपने जवानों के बीच ही मनाऊं। इसीलिए मैंने अपने आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे से आग्रह किया और आज आप सबके बीच यहां पर मैं मौजूद हूं। आप सबको कल्पना नहीं होगी कि आप लोगों के बीच आकर हम लोगों का हौसला कितना बुलंद होता है, हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है कि हमारा देश हमारे सेना के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। और हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता को भी आश्वस्त करते हैं। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है
जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। तो सहयोगी पुष्कर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। पुष्कर, क्या जानकारी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त कहां हैं? पहले उन्होंने शस्त्र पूजन किया, जवानों के बीच थे, बाबा बद्रीनाथ के भी दर्शन करने पहुंचे, क्या जानकारी आगे के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जो निर्धारित समय था राजनाथ सिंह का, वो उसी ठीक समय वो जो है 8:15 पर जो है ओली पहुंच गए थे। और ओली के साथ जो है यहाँ पे जो हमारी आर्मी यहाँ पे रहती है, गढ़वाल स्काउट यहाँ पे रहता है, ITBP यहाँ पे रहती है, यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने उनसे जो हमारे आर्मी के जवान हैं, आर्मी के जो ऑफिसर हैं, इनसे मुलाकात करने के बाद जो है यहाँ पे सशस्त्रों की पूजा करी गई। और उसके बाद जो है भारत का जो अंतिम गाँव है माणा पास से इस समय जो है राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे जो है आर्मी के बीच, यानी आज जो त्योहार है अभिषेक, अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत, तो विजयदशमी का जो पर्व है इसको लेकर जो है राजनाथ सिंह जो है आर्मी के बीच माणा गांव में पहुंचे हुए हैं। और अभी भी जो है यहाँ पे आर्मी के साथ यहाँ पे जो है कंपेनिंग कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। और इसके बाद जो है भगवान बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन कर दिए हैं और पूजा अर्चना यहाँ पे की 1 घंटे का कार्यक्रम इनका यहाँ पे था। और अभी भी जो है यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। और उसके बाद जो है माणा के जो लोग हैं, यानी भोटिया जनजाति यहाँ पे रहती है, आर्मी यहाँ पे रहती है, ITBP, यानी आज ही के दिन अभिषेक सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन भगवान बद्री विशाल के जो कपाट तो बंद होने हैं, की भी तिथि आज निकाली जाएगी 11:30 बजे के बाद। हालांकि रक्षा मंत्री की आपने जैसे जिक्र किया कि रक्षा मंत्री जो है माणा पास में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आर्मी के साथ और ITBP के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह से जो बुराई पे अच्छाई की जीत का जो पर्व जो है आर्मी के साथ मनाने में उनको जो है बहुत अच्छा लगता है। और देश की सुरक्षा के लिए अग्रणी है, क्योंकि सीमांत जनपद चमोली होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ से जो है 3 बॉर्डर लग जाता है, रिमझिम वाला एरिया है, या आप कह सकते हैं कि तमाम जो इलाके यहाँ पे बैकअप हैं, इसको लेकर जो है आर्मी को यहाँ पे संबोधित किया गया। और उसके बाद का जो कार्यक्रम इनका जो है राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है, उसके बाद वो देहरादून के लिए अभी कुछ ही समय के बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि भगवान बद्री विशाल के इन्होंने यहाँ पे दर्शन के, पूजा अर्चना की। और उसके बाद देश की खुशहाली के लिए यहाँ पे जो है पूजा अर्चना के साथ साथ जो है अभी जो है माणा पास में राजनाथ सिंह आर्मी के बीच में है अभिषेक। बिल्कुल। और पुष्कर, एक और चीज जानना चाहेंगे कि जवानों का उत्साह किस तरीके का देखने को मिला? अगर संभवतः आपने अगर बात भी की होगी तो किस तरीके का उत्साह था? क्योंकि रक्षा मंत्री आपके बीच पहुंचता है, आपके साथ दशहरा मनाता है, मिठाइयाँ साथ में खाता है, तो उत्साह जो है वो जरूर बढ़ जाता है, और खास करके जब बॉर्डर का आखिरी गाँव हो तो। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि आर्मी का हौसला क्या बुलंद था। आर्मी ने इस समय यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभिषेक कि यदि बॉर्डर लास्ट हो और यदि कोई देश का ऐसा गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचा हो, सैनिकों के बीच पहुंचा, तो आर्मी का जोश जो है दुगना हो जाता है। हालांकि आर्मी के अफसर और अधिकारी लगातार जो है अपनी देश की सेवा में लगे रहते हैं, बॉर्डरों पे लगे रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात अभिषेक ये है कि यहाँ पे जो है जो हमारी सेना यहाँ पे रहती है, चाहे माणा पास की आप बात कर रहे हैं या आप कोहली की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हमेशा बर्फबारी है, 12 महीने यहाँ पे बर्फबारी होती है। तो स्वाभाविक है कि आर्मी का जो जोश यहाँ पे दुगना हमको देखने को मिला, क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और उनके जोश को दुगना करने के लिए जो है राजनाथ सिंह आज जो विजयदशमी का जो त्योहार है इसको यहाँ पे मना रहे हैं, और एक्स्ट्रा पावर इनको दे रहे हैं कि आर्मी जिस तरह से देश की सेवा करती है, या हम लोग कभी चैन से रहते हैं जब आर्मी जो है बॉर्डरों पे जो है अपनी सेवा देते हैं। उसके बाद जब लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद बर्फबारी। बिल्कुल पुष्कर, तो ये तस्वीरें भी दिखाती हैं कि जवानों का उत्साह जो है वो हाई क्यों होता है, दोगुना क्यों होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता अपने ही अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता का प्यार और समर्थन बीजेपी को मिला है। बीजेपी विकास की गंगा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। में और 2022 के विधानसभा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का प्रयोग किया, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग किया और सत्ता का दुरुपयोग करके जीत हासिल की है, ये जीत बहुत लंबे समय तक हरिद्वार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस
ने वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया। अब प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से समीक्षा बैठक आउट करेंगे, उसमें तब चीज़ें उभर करके आएंगी कहाँ पर क्या कमी रही, किस वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। प्रीतम सिंह आना चाहे तो काम मना कर रहे हम लोग। स्वागत है सबका, मैं सबका कर रहा हूँ ना, जितने आना चाहें। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने, विकास की गंगा को गांव-गांव पहुँचाने के लिए मैं उत्तराखंड के जितने भी भिन्न विचारों के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आज मोदी जी के प्रभाव से मैं हरिद्वार कह सकता हूँ, हरिद्वार के अंदर अगर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो जनता का भी प्रेशर है कि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। और यही आह्वान है, इसी कारण द्वंद्व उनके अंदर चल रहे हैं। जनता कुछ और बोल रही है, कुछ और सोच रहे हैं, फिर अपने दल के अंदर विरोध कर रहे हैं, ये सब दिखेगा अभी। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सियासत लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर उपवास पर बैठक कर हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की और कहा कि सरकारी तंत्र निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ अंकिता को न्याय दी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई वो गलत है। जिस वीआईपी को लेकर इस मामले में चर्चाएं हो रही हैं, उस वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए। अंकिता इस तरीके की जो भ्रंश संस्कृति पैदा हो गई थी, उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने प्राण दे दिए। भविष्य में कोई रिजॉर्ट मालिक, कोई होटल मालिक हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की अस्मिता से खेलने की हिम्मत नहीं करे। उत्तराखंड की नारी है, चिंगारी है, ये कहावत सबके कानों में गूंजेगी। तो इसलिए मैं अपने इस मौन उपवास के माध्यम से आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप भी इस संघर्ष को जो जहाँ है, जिस रूप में है, आवाज दीजिए। तो सहयोगी हितेश हमारे साथ देहरादून से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेश, इस मामले पर सियासत जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो सियासत थमती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की सियासत अंकिता हत्याकांड को लेकर हो रही है, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार जिस तरीके से हरीश रावत के बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत कहीं इस मामले को लेकर उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से इसमें मुख्यमंत्री भी जांच के आदेश इसमें दे चुके हैं और 302 के तहत इसमें आरोपियों पर कार्रवाई हो गई है, गैंगस्टर की कार्रवाई वहां पर कर दी गई है लगातार। क्योंकि एक सवाल अभी खबरों में दौड़ रहा है, क्योंकि जो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो विनोद आर्य का जो रिजोर्ट था, पुलकित आर्य का जो रिजोर्ट था, वहाँ पर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को एस्कॉर्ट देने की बात यहाँ पर कही गई है। क्योंकि अंकिता की जो रिकॉर्डिंग है, जो व्हाट्सएप चैट है, वो कहीं ना कहीं अभी भी मतलब संशय में है, क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी का नाम अभी भी एसआईटी ने नहीं खोला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार बीजेपी पर इस सवाल को लेकर भी हमलावर है। जी, और जांच के बारे में अगर आप बताएं हितेश, तो जांच पहुंची कहां तक है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी मामला है जो कोर्ट में नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। एसआईटी हर पहलुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि जो अंकिता का फ्रेंड था पुष्प, उससे भी लगातार वहां पर पूछताछ हो रही है और भी जो लोग हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यहां पर एसआईटी अब जांच कर रही है, हर पहलुओं पर, हर मुद्दों पर जांच कर रही है। अंकिता ने कब रिजोर्ट में एंट्री की थी, कब अंकिता ने रिजोर्ट को ज्वाइन किया था, अंकिता कहाँ रहती थी, हर मुद्दों को लेकर हर पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। क्योंकि अभी कहना साफ नहीं होगा, कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक एसआईटी की फाइनली रिपोर्ट नहीं आ जाती। जी, बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयादशमी को पंचांग गणना के अनुसार घोषित की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से 5 दिन पहले ही कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। बता दें कि बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी, मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी की मौजूदगी में तिथि की घोषणा होगी।
देहरादून में दशहरा पर्व पर परेड ग्राउंड में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि पुतला दहन का आयोजन बन्नू बिरादरी की तरफ से किया जाता रहा है। कार्यक्रम में लगभग शहर के 1 लाख लोगों की आने की संभावना है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी पिछले 75 साल से, यानी पार्टीशन के बाद से ही, जब से देहरादून आए हैं तब से ये दशहरा पर्व मनाते आ रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व पिछले 75 साल से बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी ही मनाती आ रही है। और हर साल की तरह इस साल भी भव्य, मतलब पिछले सालों से बहुत ज़्यादा भव्य इस बार प्रोग्राम किया है। जो कोविड के टाइम पे 2 साल प्रोग्राम हमने बहुत सीमित रखे थे, इस बार उन प्रोग्रामों को हमने बहुत भव्य प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले रावण के पुतलों पे कागज़ लगता था और इस बार हमने शनील के कपड़े लगाए हैं इसमें, और इनके आगे जो सोने के हार बनाए हैं, ये तीनों पुतले खड़े होने के बाद रात को अलग ही चमक देंगे और ऐसा लगे साक्षात तीनों पुतले खड़े हुए हैं सामने। हमारी लंका जो कोविड के टाइम पे 20 बाय 20 की बनी थी, इस बार 40 बाय 40 की लंका है और उसकी हाइट भी 30 से 35 फीट रखी गई है। हरिद्वार के बडेढ़ी राजपूताना में नेशनल हाईवे स्थित अवैध तेल का कारोबार पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, जिस पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहा है। बता दें कि लंढौरा डिपो से चलने वाले पेट्रोल और डीजल के टैंकरों से बडेढ़ी राजपूतान में नेशनल हाईवे पर तेल चोरी किया जाता है। हालांकि ये कोई नया काम नहीं है, इसलिए काफी सालों से ये कारोबार चलता आ रहा है, जिस पर कोई अधिकारी अभी तक संज्ञान लेने को तैयार नहीं। जब इस विषय में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को बताया गया, अगर कोई वीडियो हो तो उन्हें दिखा दे, फिर वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका कहना था। आप वीडियो दिखा दीजिए, अगर कोई कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले मैंने आपको वीडियो बना के अगर कोई है तो सबूत है मुझे दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह कार्रवाई? FIR दर्ज करेंगे अगर सब मौके पर पाया गया अगर काम करता हूँ। हरिद्वार में लंबे समय से फरार चल रहे 15-15 हजार के 2 इनामी गैंगस्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मारपीट, बलवा जैसी तमाम आपराधिक गतिविधियों में दोनों गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और दोनों के हत्थे नहीं चढ़ पाने पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।